नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेपीएससी में हम लोगों ने पीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो पेपर वन में मिसलेनियस के सेक्शन में ह्यूमन राइट्स को ख़त्म किया है। तो ह्यूमन राइट्स को जो हम लोगों ने पढ़ा है बहुत ही डिटेल 1 घंटे की मैराथन क्लास हमने लगाई है। पूरी चीज़ें पूरी अच्छे तरह से चारों टाइप के जो सवाल बन सकते हैं उसको हम लोगों ने कवर किया। तो देखिए इतना डिटेल पढ़ने का मतलब ये था कि अभी जेपीएससी बैकलॉग का जो पेपर हुआ है उसके स्टैंडर्ड को देखिए, उसके पूछने के तरीके को देखिए, क्यों इस तरह से कंसेप्चुअली चीज़ों को समझ करके ही पढ़ना होगा अब। हालांकि छठी जेपीएससी और सातवीं जेपीएससी में जब आप जेपीएससी का पेपर देखेंगे तो वहां पे मानवाधिकार की एकदम फैक्चुअल ईयर आपसे पूछा गया कि जो डिक्लेरेशन हुई थी वो कब हुई थी। दूसरा आपसे ये सवाल पूछ लिया गया था कि मानव अधिकार जो पुरस्कार मिला था ये किनको मिला था, करंट अफेयर। और तीसरा आपसे सातवीं जेपीएससी में पूछा गया था कि मानवाधिकार के जो प्रेजेंटली नियुक्ति जिनकी हुई है अध्यक्ष में, चेयरमैन के पद में कौन हुए हैं। लेकिन देखिए अभी जेपीएससी ने जो सवाल पूछे उसकी खूबसूरती को देखिएगा। सवाल क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, लेकिन यहीं पर आप जब इंग्लिश क्वेश्चन में देखेंगे तो आपसे यहां पर पूछा गया कि नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एनएचआरसी। तो हमने सबसे पहले ये समझा था कि ये जो एनएचआरसी है इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। तो हमने पहले ह्यूमन राइट्स के बारे समझा, ह्यूमन राइट्स के हिस्ट्री को देखा, ह्यूमन राइट्स के टाइप यानी कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी को जाना। फिर एनएचआरसी जो हमारे सिस्टम में आए क्योंकि फंडामेंटल राइट जो हमारे संविधान में दी गई थी, इस फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग जो हमारी विधायिका जो लेजिस्लेचर है कि मानव अधिकार की कोई उल्लंघन ना करे या उनका हनन ना हो, इसके लिए अगर ऐसी कुछ भी इसकी सिचुएशन आती है तो इसके लिए आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो एक आयोग बनाया गया, एनएचआरसी का गठन किया गया था ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993 के तहत ही। यहाँ हमने फिर बहुत चीज़ें और भी जाना जिसमें हमने ये बतलाया कि एनएचआरसी की जो स्ट्रक्चर होती है, जो संरचना होती है, मतलब कौन इसमें बैठ मतलब इनके जो सदस्य होंगे कौन कौन होंगे। तो जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1994 में एनएचआरसी को, उस वक्त अगर बात किया जाए तो एक चेयरमैन, 4 परमानेंट मेंबर और 4 नॉन परमानेंट मेंबर होते थे। लेकिन यही 2019 के बाद जो अभी प्रेजेंटली हम लोगों ने बात किया, एक चेयरमैन होंगे, 5 परमानेंट मेंबर और 7 नॉन परमानेंट मेंबर होंगे। देखिए इतना डिटेल अब आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि अब क्वेश्चन का मैं आपको लेवल दिखलाता हूं जो आपके जेपीएससी ने ही पूछा। फिर हमने ये जाना कि जो चेयरमैन होंगे और जो 5 परमानेंट मेंबर होंगे और जो 7 नॉन परमानेंट मेंबर हैं, तो ये 7 के साथ तो क्या है, एक्स ऑफिशियो होते हैं। एक एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है उसके अध्यक्ष होंगे, शेड्यूल ट्राइब के वुमेन यानी कि महिला आयोग के जो अध्यक्ष है। तो ये सातों हमने देखा कि कहाँ कहाँ के जो अध्यक्ष है वो इनके नॉन परमानेंट मेंबर बनेंगे। लेकिन ये जो 5 परमानेंट मेंबर होंगे और ये जो चेयरमैन होंगे ये कौन बनेंगे और इनकी नियुक्ति कौन कराएंगे। तो इनको अपॉइंट तो राष्ट्रपति करते थे, एक इसके लिए कमेटी बनती थी, इस कमेटी के सुझाव के तहत राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करते हैं। तो इस कमेटी में कितने मेंबर होते थे, 6। अब ये 6 कौन होते थे वो भी आपको पता होना चाहिए, हमने सब कुछ कराया है। तो हमने ये बतलाया था कि जो चेयरमैन है और जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये जो चेयरमैन है इसके बनने की योग्यता हमने बतलाया और 5 परमानेंट मेंबर जो है उनकी भी योग्यता की हमने बात की थी। तो देखिए चेयरमैन की योग्यता से आपका सवाल यहाँ पर पूछा गया। और भी बहुत कुछ है एनएचआरसी, तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में ये बोला गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हिंदी में। लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एनएचआरसी, इंग्लिश में नॉट करेक्ट है और यहाँ पर कौन सही है। यानी कि यहाँ पूछा गया कि इनमें से कौन सा कथन सही है और इंग्लिश में बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए दोनों में हम लोग एक बार देख लेते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल में समझा है। और आप में से जो भी स्टूडेंट ह्यूमन राइट्स पढ़ना चाहते हैं, 1 घंटे का लेक्चर है, आप इसी चैनल पे जाइए, विजिट करिए बहुत शानदार वे में। बाकी जिन्होंने कंटेंट ले लिया है, पेड कंटेंट पेपर 1 के लिए अभी हमने अवेलेबल करवाया है, तो उनके पास तो कंटेंट अवेलेबल है ही। तो आप देखिए यूट्यूब पे वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कंटेंट की क्वालिटी देख सकते हैं। सवाल ये था पहला स्टेटमेंट की कि केवल भारत के एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि जो एक चेयरमैन होंगे एनएचआरसी के, वो केवल और केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वही बन सकते हैं। लेकिन ये गलत है, हमने ये बताया था कि जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी बन सकते हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक रिटायर्ड जज वो भी अध्यक्ष बन सकता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई। यहां बोला गया है ओनली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंट
एज इट्स चेयरमैन, तो ये भी ऑप्शन तो गलत ही है। तो हालांकि ये भी ऑप्शन गलत ही है, तो यहाँ पर पूछा गया कौन गलत हो, तो ये भी गलत है। देखते हैं और कौन कौन सा ऑप्शन गलत मिलता है। ऑप्शन बी, हालांकि यहाँ पर नॉट करेक्ट नहीं होना चाहिए, करेक्ट ही पूछा जाना चाहिए था इंग्लिश में, बट ऐसा है कि इंग्लिश हिंदी में जब कोई भी विरोधाभास होती है तो इंग्लिश को ही सही माना जाता। तो मुझे तो लग रहा है कि इसका आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा। खैर, लेकिन हमें मतलब है कि मानवाधिकार से, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि स्टेटमेंट बी में बोला गया कि इसके जो अध्यक्ष है और जो सदस्य जो है इनकी टेन्योर 5 साल की अवधि। तो हमने ये बताया था कि जब इसको इंप्लीमेंट किया गया था एनएचआरसी को, तो इसकी जो टेन्योर हुआ करती थी 3 साल। बाद में इसको जब इंप्लीमेंट किया गया था उस समय होती थी टेन्योर 5 साल, लेकिन अब जो है टेन्योर 3 साल, और रिटायरमेंट एज जो होनी चाहिए 70 वर्ष। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। पूछा है सही, यहां पूछा नॉट करेक्ट, तो ये भी गलत हो गया भैया, ये भी गलत। तो अब आप किसको टिक करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं ऑप्शन सी पे। या किसी लोक सेवक द्वारा, यहां ध्यान से सुनना है, या किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वतः जांच नहीं कर सकता है। क्या बोला जा रहा है कि या किसी लोक सेवा द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्वतः जांच नहीं कर सकता है। तो ये भी गलत है। हमने क्या बतलाया था कि जो एनएचआरसी का जो गठन किया गया है, ठीक है, ये एनएचआरसी करती क्या है कि जो भी आपके मानव अधिकार है उसकी अगर कोई भी उल्लंघन होती है और उल्लंघन होने के दौरान अगर कोई कंप्लेन किया गया है, तो वो जो कंप्लेन है, वो जो भी मामला है, उस मामले की अवधि 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 वर्ष के अवधि के अंदर है तो उसकी जांच पड़ताल कर सकती है एनएचआरसी। और एक कंडीशन हमने ये बतलाया था कि अगर उस मामले की जांच पड़ताल अगर राज्य मानवाधिकार आयोग या कोई अलग आयोग कर रही है, तो उस मामले की जांच आपकी एनएचआरसी नहीं कर सकती है। तो देखिए, ये क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो यहाँ नॉट करेक्ट करके और यहाँ सही करके तो थोड़ा सा स्टूडेंट परेशान हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी है उसको हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं। अगला ऑप्शन डी में बोला गया है कि इनमें जो सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं और इसकी सभी कार्यवाही न्यायिक चरित्र की है, ठीक है, इसकी सभी कार्यवाही न्यायिक चरित्र की है। देखिए, इनमें सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां हैं, तो बिल्कुल जो सिविल कोर्ट जो है जिस प्रकार से कार्य करती है उसी प्रकार से आपकी एनएचआरसी भी करती है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। लेकिन यहाँ पर अब जैसे कि नॉट करेक्ट की बात होगी, तो यहाँ पर नॉट करेक्ट, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये आपका सही है। तो ऑप्शन ये तीनों आपका गलत है। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो ये तीनों गलत है, और 86 में हिंदी के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी सही होगा। बाकी ये आपका विरोधाभास क्वेश्चन हो गया, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, इसीलिए। अब आते हैं हम लोग जो आपके दूसरे सवाल जो आपसे पूछे गए हैं मानवाधिकार से, इस पे अब हम लोग बात करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग से आपका सवाल पूछा गया है कि इसके संबंध में आपको विचार करना है। जो स्टेटमेंट दिया गया, पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है यद्यपि राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिए, इससे पहले हमने आपको बतलाया था कि जो आपकी एसएचआरसी है, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट जो कमीशन है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी किस एक्ट के और किस धारा के अनुसार आपको पूछा जाएगा, तो क्या बोलेंगे? ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के धारा कौन सा था? 21 के अनुसार, ठीक है। यानी कि राज्य में मानव अधिकार का अगर हनन होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं? एसएचआरसी में। इसमें क्या था, एक क्या था, चेयरमैन थे और 2 मेंबर हुआ करते हैं। तो इस चेयरमैन के लिए क्या है, नियुक्तियां की यहाँ पर बात की गई है कि अच्छा, यहाँ पर ये बोला गया है कि इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसको रिमूव कौन करता है? तो राष्ट्रपति, ऑन एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट आपको यह बोला गया है कि पद पर बने रहने पर अध्यक्ष या सदस्य, यदि आप अध्यक्ष है या सदस्य है किसी राज्य सरकार या भारत सरकार के अधीन, आगे रोजगार के लिए आप आयोग होंगे। तो ये बिल्कुल भी, ये भी सही स्टेटमेंट है। आप अगर चेयरमैन बन गए हैं या फिर इसके सदस्य बन गए हैं, तो आप अगर किसी भी सरकारी पद पर है तो आपको वहां से इस्तीफा देना होगा। आप दोनों जगह एक साथ में नहीं रह सकते, ये तो आप क्वालिटी में पढ़े भी है। यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही होगा। तो यहां बोला गया है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं, यकीन मानिए अब जेपीएससी को आप इतने आसान से नहीं ले सकते प्री के पेपर को। हालांकि प्री के पेपर बहुत आसान हुआ करते थे अब, लेकिन अभी रिसेंटली जो जेपीएससी ने चेंज किया है, बिल्कुल यूपीएससी के मोड में शिफ्ट हो रहा है अभी धीरे धीरे। इस तरह से पढ़िए, बाकी आप कंटेंट को एक बार फॉलो करिएगा जो चीज़ें हमने दी है, क्योंकि देखिए अच्छी चीज़ों को थोड़ा लेना थोड़ा समय लगता है और उस पर मेहनत लगती है, क्योंकि अच्छी चीज़ें प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और वहाँ पे समय भी देने का कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। अल्टीमेटम आप किसी भी कॉलेज से पढ़ लीजिए, किसी भी सर से पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर के नोट्स को पढ़ लीजिए, अल्टीमेटम आपकी ही
जो भागीदारी है सिलेक्शन में आपकी इंपॉर्टेंट भागीदारी होगी, और आपने जो इसको पढ़ने के बाद आपकी जो व्यक्तित्व विचार में जो चेंजेस आया 20%, जो आप मेंस में लिखेंगे अपने विचार को और इंटरव्यू में आप अपने विचार को वहाँ पर रखेंगे, तब ये फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये वनडे एग्जामिनेशन है नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये आप देख लीजिएगा ह्यूमन राइट्स एक बार जरूर से जरूर, पूरा चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया। अब हम लोग आएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, अवार्ड यानी मिसलेनियस पूरा खत्म करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।